नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ स्टार्स, ओरिजिन ऑफ सन, ओरिजिन ऑफ मून, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम के ओरिजिन को हम पहले ही देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज हम अपने सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम में हमारे है क्या। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल या सौर तंत्र। तो हमारा सोलर सिस्टम है क्या? सोलर सिस्टम से तात्पर्य क्या है? सोलर सिस्टम का अर्थ है solar system is centered around the sun, composed of various celestial bodies which include। सोलर सिस्टम से तात्पर्य है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ आकाशीय पिंड हैं, जैसे कि सन, सूर्य, प्लैनेट्स मतलब ग्रह, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, एस्ट्रोनॉइट्स मतलब क्षुद्र ग्रह, कॉमेट, कॉमेट मतलब पुच्छर तारा, और मीटियोर्स का मतलब उल्का, उल्का पिंड, डॉर्फ प्लैनेट मतलब बौने ग्रह। ये पुच्छर तारे को हम धूमकेतु भी कहते हैं। कहीं पर पुच्छर तारा लिखा मिल जाएगा, कहीं पे धूमकेतु मिल जाएगा। और ये सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, उसकी ऑर्बिट में रोटेट हो रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को नाम दिया गया सोलर सिस्टम। सोलर का अर्थ है सूर्य, मतलब सूर्य का अपना सिस्टम। सूर्य जिन आकाशीय पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण बल में बांधे हुए है और उन्हें अपने चारों ओर चक्कर लगाने को विवश करता है, उन्हें सबको मिला करके हम सोलर सिस्टम नाम देते हैं। सूर्य स्वयं भी उसी सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। चलिए अगला देखते हैं। जब हम प्लैनेट्स को याद करने की बारी आती है तो हम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण याद करने में बहुत दिक्कत होती है। क्रम से कैसे याद करें, अक्सर क्रम गलत हो जाता है। तो उसको याद करने का एक बहुत रामबाण तरीका है। माई वेरी एल्डरली मदर जस्ट सर्व्ड मी नट्स। मेरी बहुत बूढ़ी माँ ने मुझे नट्स दिए। तो जो एम स्टैंड्स फॉर मरकरी, V stands for Venus and E stands for Earth and M stands for Mars, J stands for Jupiter। इसके बाद जो S है ये सैटर्न, U for Uranus, N for Neptune। मरकरी मतलब बुध, वीनस का मतलब शुक्र, अर्थ का मतलब पृथ्वी, मार्स का मतलब मंगल, जुपिटर मतलब बृहस्पति, सैटर्न का मतलब शनि, यूरेनस का मतलब अरुण और इसका मतलब वरुण। इस प्रकार हम क्रम को याद रखते हैं। ये लाइन याद करना बहुत आसान है। माई वेरी एल्डरली मदर जस्ट सर्व्ड मी नट्स, और उसी से हमारे जो पहला अक्षर है उससे हमारे सारे प्लैनेट्स सामने आ जाएंगे। तो चलिए
अपने सोलर सिस्टम को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह है हमारा सन अर्थात सूर्य, और जो सबसे पहला ग्रह है मरकरी अर्थात बुध, वो ये है। बुध के बाद जो अगला ग्रह है वो ये है शुक्र। फिर हमारा अगला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मार्स, मार्स का मतलब है मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद इधर आ जाइए शनि। अब उधर चलते हैं यूरेनस। यूरेनस को हिंदी में कहते हैं अरुण ग्रह, और नेपच्यून को हिंदी में कहते हैं वरुण ग्रह। इस प्रकार ये हमारा सौर मंडल के ग्रह हैं, सूर्य एवं उसके ग्रह। ये सूर्य के 8 ग्रह हैं। 2006 तक 9 ग्रह माने जाते थे। प्लूटो, जैसे हिंदी में यम ग्रह कहते थे, उसको भी हम ग्रह मानते थे, लेकिन 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो प्लैनेट्स की डिफिनीशन बनाई, उसमें प्लूटो फेल हो गया, तो उसको बाहर निकाल दिया गया और वो अब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। हमारे इसी सौर मंडल में करीब 9 बौने ग्रह भी हैं, जिनके बारे में आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे। तो अभी आपने हमारा देख लिया ये सौर मंडल। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है वो है सन। सन अर्थात सूर्य। ये एक हॉट स्टार है, मतलब गर्म तारा। सूर्य क्या है? एक तारा है। कैसा तारा है? मेन सीक्वेंस तारा। मेन सीक्वेंस स्टार। अगर आप मेन सीक्वेंस स्टार कैसा स्टार होता है इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारा एक वीडियो मिलेगा, ओरिजिन एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, तारों का उद्भव और उनकी जीवन यात्रा। उसमें आपको मेन सीक्वेंस स्टार के बारे में डिटेल से सुनने को और देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो हमारा सूर्य इस समय मेन सीक्वेंस स्टार की स्टेज पे है। इसके बाद ये व्हाइट डॉर्क बनेगा, फिर ब्लैक डॉर्क बनेगा, और अंत में क्वासर या ब्लैक होल में चला जाएगा। और ये किस चीज से बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सभी तारे हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन के एटम मिलके नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम का निर्माण करते हैं। तो जब तारे का जन्म होता है तो हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होती है, फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन कम होती रहती है, हीलियम बढ़ता रहता है, हीलियम कोर में इकट्ठा होती रहती है, हाइड्रोजन बाहर की परतों में रहती है, और अंत में जब उसका हीलियम समाप्त हो जाता है तो वो अपना जीवन उसका समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है। इट प्रोवाइड्स लाइट एंड एनर्जी टू इंटायर सोलर सिस्टम। ये संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाश और ऊर्जा, कैसी ऊर्जा? ऊष्मा के रूप में प्रदान करती है, और अपने गुरुत्वाकर्षण जो खिंचाव है, बल है, उसके कारण सभी प्लैनेट्स को, मतलब सभी ग्रहों को अपने चारों ओर रोटेट करवाता है। कैसे रोटेट कराता है? एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मतलब है ये हो गया वृत्ताकार, और दीर्घवृत्ताकार कहेंगे तो ये ऐसे हो गया। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सभी ग्रहों को रोटेट करवाता है, और उसी ग्रहों में पृथ्वी भी एक ग्रह है जो रोटेट करती है। चलिए अब प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। देयर आर 8 रिकॉग्नाइज्ड प्लैनेट। वैज्ञानिक इस समय
8 ग्रहों को मान्यता देते हैं जो लगातार हैं, अभी हम नाम ले चुके हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्रीवियसली देयर एग्जिस्ट 9 प्लैनेट्स। प्लूटो, जिसे 24 अगस्त 2006 में डॉर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया और उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। किसने बाहर किया? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये एक संस्था है जो कि खगोलीय जो जितनी भी घटनाएं हैं उनको प्रोसीड करती है, उनके लिए उनका नामकरण करती है, और कोई भी अगर उसमें रिसर्च होती है, कोई भी खोज होती है, उसको प्रमाणित करती है। और प्लैनेट्स जो है रोटेट कैसे कर रहे हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये हमने भी आपको बना के दिखाया था। चलिए आगे चलते हैं। डिवीजन ऑफ प्लैनेट्स। जब 8 प्लैनेट हैं तो कुछ एक तरह के हैं, कुछ अलग तरह के हैं, सभी प्लैनेट्स एक जैसे नहीं हैं। तो वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने इन प्लैनेट्स को 2 भागों में डिवाइड किया। कुछ को कहा, ग्रहों को 2 भाग में डिवाइड किया। ये इनर प्लैनेट्स हैं जिन्हें कहते हैं आंतरिक ग्रह, और ये बाह्य प्लैनेट हैं, आउटर प्लैनेट है, जिन्हें कहते हैं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 जो प्लैनेट्स हैं ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। और जो बाकी के 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बनता है कि वो ग्रुप्स बना देगा, ग्रहों के समूह बना देगा और कहेगा इसमें से कौन सा समूह आंतरिक ग्रहों का समूह है या इनमें से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। चलिए प्लैनेट्स को ये देखिए, ये जो हमारे 4 ग्रह हैं, पहला ये हमारा पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हैं हमारे आंतरिक ग्रह। और जो ये हैं 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ये बाह्य ग्रह हैं। अर्थात जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, जहां से एस्टेरॉयड्स आते हैं, अर्थात जहां से जो हमारे एस्टेरॉयड्स पूरे सौर मंडल में जाते हैं, इसी बेल्ट को आधार बनाया गया है आंतरिक और बाह्य ग्रह का। इन ग्रहों तक तापमान बहुत ज्यादा है, इन्हें टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं और इनको गैस जायंट्स भी कहते हैं। तापमान बहुत ज्यादा होने के कारण जो इनका एटमॉस्फेयर था वो काफी कुछ गैसेस को बाहर कर दिया सोलर विंड्स ने। इस कारण ये यहाँ पर रॉक्स और सॉइल ये सब ज्यादा बची, इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा आंतरिक और बाह्य ग्रह का डिवीजन। वैज्ञानिकों ने आंतरिक और बाह्य ग्रह के अलावा एक और डिवीजन किया है, इसको भी देख लेते हैं। ग्रह पहला कहा है टेरेस्ट्रियल ग्रह, मतलब जिनके पास अपनी टेरिटरी है, जमीन है, वो 4 ग्रह ऐसे हैं, वही जो आंतरिक ग्रह हैं, उन्हीं को टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कह दिया गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद जो 5वां और 6ठा ग्रह है
अर्थात बृहस्पति और शनि, इनको गैस जाइंट्स कह दिया जाता है, गैसीय दानव, गैसीय दानव, क्योंकि ये गैस के बने हुए हैं, इनमें गैस की मात्रा अधिक है। आकार में बड़े होने के कारण इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, जोवियन प्लैनेट्स, इन दोनों को। अब जो तीसरे प्रकार के ग्रह हैं हमारे, वो हैं आइसी जायंट्स, बर्फीले दानव। यहां पर दानव शब्द इसलिए कहा जा रहा है कि इन चारों ग्रहों का आकार बहुत ज्यादा है। सातवां है हमारा अरुण और आठवां है वरुण। इन दोनों को बर्फीले दानव कहा गया है क्योंकि इन तक जो सूर्य की जो रोशनी है या जो ऊष्मा है बहुत कम मात्रा में पहुंचती है और ये हमेशा बर्फ से जमे रहते हैं, इसलिए इन्हें बर्फीले दानव भी कहा गया है। तो अभी तक हमने एक पहले प्रकार से, जब हमने अभी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि यहां तक आंतरिक ग्रह हैं, यहां तक आंतरिक ग्रह हैं और यहां से बाह्य ग्रह हुए। अब हमने पढ़ा कि ये चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, ये गैसीय जाइंट्स हैं अर्थात बर्फीले दानव, बर्फीले दानव नहीं, गैसीय दानव, और ये हैं बर्फीले दानव। तो इस प्रकार के जो विभाजन है उसमें 3 समूह बन गए प्लैनेट्स के। चलिए आगे देखते हैं, इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। आप देखते हैं सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? उपग्रह, उपग्रह। यहां पर हम केवल नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करेंगे। नेचुरल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जो खगोलीय क्रियाओं द्वारा बने हैं। वर्तमान समय में विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि सभी देश अपने उपयोग के लिए कृत्रिम सैटेलाइट्स को भी पृथ्वी की ऊपरी कक्षाओं में स्थापित कर रहे हैं। हम उनकी बात नहीं करते, हम केवल नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करते हैं। सैटेलाइट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन देयर प्लैनेट्स। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रह की तुलना में छोटे हैं और अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब परिभ्रमण करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। और जब वो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो अप्रत्यक्ष तौर से वो सूर्य का भी चक्कर लगा लेते हैं। इसको समझते हैं कि कैसे वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, ये मून की कक्षा है। कुछ देर बाद अर्थ यहाँ होगा, मून यहाँ होगा, कुछ देर बाद अर्थ यहाँ होगा, मून यहाँ होगा। ऐसे करते करते घूमते 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 वापस यहीं पर अर्थ आ जाएगी और यहीं पे मून आ जाएगा। तो अर्थ ने एक रोटेशन पूरा किया और मून ने अर्थ को रोटेट करते करते भी सन को रोटेट कर लिया। इसलिए कभी अगर पूछते हैं प्रश्न में कि क्या सैटेलाइट भी सूर्य के चारों ओर रोटेट करते हैं, तो जी हाँ, इनडायरेक्टली वो भी रोटेट करते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी प्लैनेट्स के पास सैटेलाइट हैं? क्या सभी ग्रह के पास अपने उपग्रह हैं? तो नहीं, सभी ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है। आइए देखते हैं। अर्थ अर्थात पृथ्वी के पास एक है, मार्स अर्थात मंगल के पास 2 हैं, जुपिटर के पास 16 हैं, सैटर्न के पास 22 हैं, यूरेनस अर्थात अरुण के पास 15 हैं और वरुण के पास 2 हैं। अब आप सोचिए, इस सभी के पास है, केवल इसके पहले के जो 2 हैं, मरकरी, वीनस, इनके पास कोई सैटेलाइट क्यों नहीं है? संभव है कि किसी समय इनके पास भी सैटेलाइट रहे होंगे, लेकिन जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल पे भारी पड़ा होगा और सूर्य ने उनको अपने में एब्जॉर्ब कर लिया होगा, अपने में खींच लिया होगा। इसलिए अर्थ से ही
सैटेलाइट की शुरुआत होती है। इसमें कभी कभी 4 से 8 साल के बाद इस पर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किसके पास अपना सैटेलाइट नहीं है, सैटर्न, वीनस, नेपच्यून, अर्थ, इस तरह से प्रश्न आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम सन। सूर्य से जो ग्रह हैं उनकी दूरी, तो आपको पहले बता दें कि जो हम ग्रहों से सूर्य की ग्रहों से ग्रहों की दूरी या सूर्य से ग्रहों की दूरी है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं, खगोलीय इकाई। हिंदी में उसे कहते हैं खगोलीय इकाई। इंग्लिश में उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है इसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानेंगे। इसीलिए देखिए अर्थ के आगे जो दूरी दी गई है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दी गई है। उसकी तुलना में मरकरी 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वीनस अर्थात शुक्र 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, अर्थात एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कम है, अर्थात सन के ज्यादा पास है। अब वही मार्स करीब 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जुपिटर भी 5.25 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, सैटर्न भी 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यूरेनस और नेपच्यून भी इसी प्रकार 19.20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जो हमारा सबसे आखिरी ग्रह है वरुण ग्रह नेपच्यून वो लगभग 30.10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, अर्थात इसकी दूरी पृथ्वी की दूरी से 30 गुना अधिक है। तो अब आपने देख लिया कि एक क्रम है कि कैसे दूरी बढ़ती चली जा रही है। अगली स्लाइड देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स इज मेजर्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया, एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, and 1 astronomical unit is equal to 93 मिलियन माइल्स, अर्थात सूर्य से पृथ्वी की दूरी 93 मिलियन माइल्स है। इसी को उन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किया है। अब आप जिन लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर देखा है उन्हें हमने बताया था कि जो ब्रह्मांड में दूरी नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर का भी प्रयोग करते हैं। तो लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ी इकाई है। जब हम दो तारों के बीच की दूरी नापते हैं या दो गैलेक्सीज के बीच की दूरी नापते हैं तो उसके लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, और जब उससे छोटी सोलर सिस्टम के अंदर की बात करते हैं तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की बात करते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। जब सूर्य एक तारे से दूसरे तारे की या एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी की दूरी नापना हो तो प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का प्रयोग करेंगे, और जब हमें तारों से ग्रहों की दूरी या ग्रहों से ग्रहों की दूरी नापनी होगी तो हम खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का प्रयोग करेंगे। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर दूसरे चौथे साल आता है, व्हिच इज द मिडिल प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ये दो तरीके से आता है, एक तो नंबर के बेसिस पे, तो जुपिटर को माना जाता है। जुपिटर को क्यों माना जाता है आइए अभी देखते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और कभी यहाँ पे प्लूटो भी था। तो जब प्लूटो था तो जुपिटर हमारा बीचों बीच में आता था। 4 ग्रह इधर थे और 4 ग्रह इधर थे, लेकिन क्या हुआ कि प्लूटो कैंसिल हो गया। 2006 में प्लूटो की मान्यता चली गई। अब 4 इधर हो गए और 3 उधर रह गए। तब भी वैज्ञानिकों ने जुपिटर को ही बीच का ग्रह माना, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर ग्रहों के बीच में दूरी कम है,
इसलिए जुपिटर को ही उन्होंने संख्या के आधार पर बीच का ग्रह माना। अब आइए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, दूरी के आधार पर कौन सा ग्रह जो है हमारा मिडिल में है। तो वैज्ञानिकों ने यूरेनस अर्थात अरुण ग्रह को बीच में माना। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए, अगर हम यहां सूर्य को मानते हैं, अगर हम इस जगह पे सूर्य को मानते हैं कि सूर्य हमारा यहां पे है, तो देखिए एक यूनिट यहां तक पूरी हुई 1.5, 5, 9। तो जो हमारा सबसे दूर का ग्रह है वो लगभग 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमसे सूर्य से दूर है। तो 30 का आधा क्या हुआ? 15। 15 का तात्पर्य हुआ कि वो यूरेनस और सैटर्न के बीच में है कहीं पे। तो मोस्ट प्रोबेबली उसको 9 और 15 के बीच में, यहाँ पर करीब 6 बचा और यहाँ पे बचा 4। तो ये मान लिया गया कि यूरेनस ही बीच में दूरी के आधार पर पड़ेगा। आइए चित्र में देखते हैं इसको। अर्थात जो दूरी है वो बाद में इतनी तेजी से बढ़ रही है ग्रहों के बीच में। आपने पढ़ा होगा, पिछले लेक्चर में सुना होगा, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, कैसे हमारा ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। अगर आपने कॉस्मिक इन्फ्लेशन या एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वाला हमारा वीडियो देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये दूरियां क्यों बढ़ रही हैं। तो वैज्ञानिकों ने दूरी के हिसाब से माना कि ये दूरी जो है हमारी, ये लगभग आधे पे है। मतलब आधे में यूरेनस तक के समस्त ग्रह और आधे में केवल नेपच्यून। ये है डिस्टेंस के आधार पे उन्होंने यूरेनस को बीच का ग्रह माना है। अब कभी पूछते हैं चौथा ग्रह कौन है, सूर्य से चौथा ग्रह। तो अगर हमको क्रम याद होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो हम तुरंत बता देंगे कि मार्स हमारा चौथा ग्रह है। सातवां ग्रह कौन है? सातवां ग्रह हमारा यूरेनस है। तो क्रम याद होना बहुत जरूरी है, क्रम पूछते हैं। चलिए आइए एक और ग्रह के बारे में जानते हैं, वीनस, शुक्र ग्रह, जिसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। और उसकी जो खगोलीय बनावट है वो हमारी पृथ्वी से इतनी मिलती जुलती है कि उसे सिस्टर तारा या सिस्टर प्लैनेट या बहन ग्रह भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे एक और लेक्चर लेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। एक लॉ है बोडेज लॉ, बोर्ड्स लॉ। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स इज लेस बिटवीन इनर प्लैनेट्स। जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं उनके बीच में जो दूरी है वो कम है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन आउटर प्लैनेट्स। और वहीं जो बाह्य ग्रह हैं उनमें दूरियां ज्यादा हैं। ये सजेस्ट करता है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम सन द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम सूर्य से बाहर की ओर जाएंगे वैसे वैसे जो दूरियां हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। इस टेबल में हम समझते हैं कि जो हमारे 4 ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह यहां तक, इनके बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। इनके बीच में देखिए 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहाँ पे 0.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहाँ भी 3 ही समझिए, और यहाँ पे करीब 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर जैसे हम आंतरिक ग्रह से बाहर ग्रह में जाते हैं, यहाँ पे 0.4 हो जाएगा, यहाँ भी 0.4 हो जाएगा, यहाँ 0.10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, यहाँ मान के चलिए फिर 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। तो दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो जो क्षमता है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो कम होता जाता है सूर्य का, और सूर्य का जो खिंचाव है वो कम होता है और एक्सपेंशन का नियम लागू होता है और प्लैनेट्स दूर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर निकल जाएंगे।
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये जितने भी हमारे ग्रह हैं सोलर सिस्टम के, ये अपनी धुरी पर भी घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर रोटेट भी करते हैं, अर्थात रिवॉल्व भी कर रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं। तो जो मरकरी है वो अपनी एक्सिस पे भी एंटी क्लॉकवाइज है और उसका रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन जो वीनस है और यूरेनस, याद रखिएगा, शुरुआत से दूसरा ग्रह और आखिरी से दूसरा ग्रह, इनका जो घूर्णन है वो क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुइयों की दिशा में, अर्थात ऐसे। बाकी सभी ग्रहों का जो घूर्णन गति है वो एंटी क्लॉकवाइज है और रोटेशन के मामले में सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहे हैं। वो सीधे प्रश्न यही आएगा कि इनमें से कौन सा जो ग्रह है वो क्लॉकवाइज घूमता है, या पूछेंगे इनमें से कौन सा क्लॉकवाइज नहीं घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमता है। तो शुरुआत से दूसरा और आखिरी से दूसरा। चलिए प्लैनेट्स के बारे में बहुत पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स को हमने नाम दिया है क्षुद्र ग्रह। ये आकार में काफी छोटे होते हैं और मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में इनकी एक बेल्ट पाई जाती है, उसे एस्टेरॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह के बेल्ट कहते हैं। और इनका साइज बड़े से छोटा कुछ भी हो सकता है और इररेगुलर शेप होता है। एक चित्र है ये, इसको देखिए, ये इररेगुलर शेप के हैं, ये छोटा भी है, ये उससे भी छोटा है, ये उससे भी छोटा है। तो छोटे बड़े सभी आकार के हो सकते हैं। चलिए एस्टेरॉइड बेल्ट देख लेते हैं एक बार। पिछले चित्र में एस्टेरॉइड बेल्ट बनी हुई थी, ये देखिए, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट, ये एस्टेरॉइड बेल्ट बनी हुई है। ये जो है, ये बिंदी बिंदी दिख रही होंगी आपको, ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति है। इन दोनों के बीच में एक पतली पट्टी है जो एस्टेरॉइड्स के रूप में, क्षुद्र ग्रह के रूप में सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहां भी वही एस्टेरॉइड बेल्ट दिख रही है, ये देखिए, ग्रहों के साथ साथ ये भी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। एक और बेल्ट होती है कूपर बेल्ट, इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। एस्टेरॉइड इज ए स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट, पत्थर के बने हुए होते हैं, दैट ऑर्बिट्स द सन, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और एस्टेरॉइड बेल्ट में इनका निर्माण होता है मार्स और जुपिटर के बीच में। अनलाइक कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स लैक आइसी कंपोजिशन। अभी हम कॉमेट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। जो कॉमेट होते हैं वो बर्फ के बने हुए होते हैं, जबकि एस्टेरॉइड जो क्षुद्र ग्रह हैं ये बर्फ के नहीं बने होते हैं। और इसके कारण जब वो सूर्य के पास से गुजरते हैं, चलते हैं, तो उनमें पूंछ नहीं दिखाई देती है। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में ये अंतर हो गया कि उसमें पूंछ दिखाई देती है कॉमेट में, उसमें नहीं दिखाई देती है। कंपोजिशन की बात करें, मोस्टली रॉक और मेटल के बने हुए होते हैं। कंपोजिशन सिमिलर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की तरह ही इनकी सतह होती है और कुछ में कार्बन भी होता है। चलिए आगे देखते हैं, एस्टेरॉइड्स को ये और देखते हैं अभी। They can range from few meters to hundred of kilometers। मैंने आपको पहले बताया कि इनका साइज छोटे से बड़ा कुछ भी हो सकता है, इररेगुलर शेप होता है, कोई शेप निर्धारित नहीं होता है, अर्थात उनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत नहीं होता है कि वो अपने एक्सिस पर घूम के अपने आकार को बॉल नुमा या जियोइड कर सके, जैसे कि पृथ्वी का, चंद्रमा का या अन्य ग्रहों का है। वीक ग्रेविटी, अगर उनकी ग्रेविटी मजबूत होगी तो वो घूमेंगे और गोल हो जाएंगे कुछ दिन में। जो उनकी सरफेस है, एस्टेरॉइड्स हैव क्रेटर्स एंड सम हैव लूज सरफेस कवर्ड रेगोलिथ।
चूंकि इन पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, हल्का होगा और आपस में टकराते रहते हैं लगातार, तो टकराने से क्या बन जाएंगे, क्रेटर्स बन जाएंगे, क्रेटर बन जाएंगे और जो टक्कर होगी उससे धूल उन बन जाएगी जिसे रेगोलिथ कहेंगे। स्मॉल रॉक्स भी वही रॉक्स के टूटने से बनेंगे। चलिए अगली चीज देखते हैं, कॉमेट्स। अभी कॉमेट्स की पिछले स्लाइड में बात हुई थी। कॉमेट्स जिसे हम हिंदी में धूमकेतु, धूमकेतु मतलब धुआं, ये देखिए धुआं, या पुच्छल तारा। पुच्छल तारा का मतलब जिसकी पूंछ हो, ये देखिए इसकी पूंछ है ये, और ये हमारा कॉमेट है। आगे प्राइमरली मेड ऑफ आइस एंड डस्ट, धूल और बर्फ से बने हुए होते हैं। लॉन्ग ग्लोइंग टेल, चमकदार पूंछ, लंबी पूंछ तब होती है जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं। होता क्या है कि जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं तो जो सूर्य से निकलने वाली गर्मी है, ऊष्मा है, उससे इनकी जो बर्फ है वो पिघलती है और वाष्प बन के पीछे छूटती चली जाती है, साथ में डस्ट भी पीछे छूटती चली जाती है। तो ये हमको पूंछ के रूप में दिखाई देती है। ये पूंछ और कुछ नहीं है, ये वाष्प है, भाप है, जो कि बर्फ के गलने से बनी है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कॉमेट के बारे में और डिटेल है। आइसी सेलेस्टियल बॉडीज, बर्फ से बने हुए आकाशीय पिंड, फॉर्म द आउटर रीजन ऑफ सोलर सिस्टम। ये कहाँ बनते हैं, ये सोलर सिस्टम के बाहर के एरिया में बनते हैं। अंदर के एरिया में तो बर्फ रहेगी ही नहीं, वो पिघल जाएगी। जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे तो देखिए यूरेनस नेपच्यून पे भी बर्फ थी और उसके आगे और जाएंगे तो और बर्फ होगी। इनको डर्टी स्नोबॉल्स भी कहते हैं, मतलब बर्फ के गोले। और इन पे बर्फ जो होती है उसमें पानी होता है, मीथेन होता है, अमोनिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सबका मिला जुला मिक्सचर होता है। ये सूर्य के पास कैसे आ जाते हैं? नॉर्मली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है और ये एक ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा ग्रह, लेकिन इनका जो ऑर्बिट होता है वो हाईली इलेप्टिकल होता है, बहुत दीर्घवृत्ताकार होता है। समझने की कोशिश करते हैं तो ये सूर्य के पास कैसे आते हैं। देखिए ये सन है और अगर किसी चीज का ऑर्बिट ऐसे हो और ये सोलर हमारा सोलर सिस्टम हो, तो जब ये चलेंगे तो यहाँ पर तो बर्फ होगी इनके पास, लेकिन जैसे जैसे वो सूर्य के पास आते जाएंगे तो क्या पुच्छल तारा बन जाएंगे और फिर आगे चले जाएंगे, और जब आगे फिर सोलर सिस्टम के बाहर निकल जाएंगे तो फिर बर्फ के बन जाएंगे। तो इनकी बर्फ इनको मिलती रहती है और पिघलती रहती है। यही है इनके बनने बिगड़ने का सिस्टम। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार इनका चक्कर होता है, और जब ये सूर्य के पास से बार बार गुजरते हैं पीरियोडिकली, और आइस कंपोनेंट जो है कि वेपराइज हो जाते हैं, फॉर्म ऑफ विजिबल टेल। जो इनकी बर्फ होती है वो वेपराइज होती है, मतलब भाप के रूप में ऊपर उड़ जाती है और एक पूंछ के रूप में दिखाई देती है। अब आप समझ गए होंगे कि ये सूर्य के पास से गुजरते क्यों हैं जब सोलर सिस्टम के बाहर है। जो कॉमेट है हमारे, ये दो जगह पे मेनली बनते हैं, पाए जाते हैं। एक है क्यूपर बेल्ट, अभी आपको चित्र में दिखाएंगे, लोकेटेड जस्ट बियॉन्ड नेपच्यून, होम ऑफ शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स। ये छोटे कॉमेट्स के लिए है, लेस देन 2 years ऑफ ऑर्बिट द सन। इनको चक्कर लगाने में 200 साल के करीब लग जाता है। और दूसरे हैं ऑर्ट ऑर्बिट, ऑर्ट क्लाउड, ये भी सोलर सिस्टम के बाहर है, सराउंडिंग द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाहर है। यहाँ पर लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स हैं जो सूर्य का चक्कर लगाने में इनको हजारों साल लग जाता है। कभी पूछे कि लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो हम कहेंगे ऑर्ट क्लाउड में, और शॉर्ट पीरियड कॉमेट का निर्माण क्यूपर बेल्ट में होता है। दोनों लेकिन सोलर सिस्टम के बाहर हैं। आइए इसको डिटेल में चित्र में देखते हैं।
ये देखिए, ये हमारा है नेपच्यून, और इसके बाहर जो एक बेल्ट बनी हुई है ये क्यूपर बेल्ट है। और जो दूसरा ऑल्ट क्लाउड का है वो इसके भी बाहर है, चित्र में है ही नहीं। तो दो जगहों पे हमारे उनका निर्माण हो रहा है, एक तो क्यूपर बेल्ट में है, दूसरा ऑल्ट क्लाउड में। अब आइए देखते हैं एस्टेरॉयड और कॉमेट में अंतर क्या है। हमने सन को पढ़ा, प्लैनेट्स को देखा, सैटेलाइट्स को देखा, एस्टेरॉयड को देखा, कॉमेट को देखा। अब एस्टेरॉयड और कॉमेट के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं क्या है। एस्टेरॉयड्स आर प्राइमरली मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल, वो पत्थर और धातु के बने हैं, जबकि कॉमेट किससे बने हैं? आइस से, आइस डस्ट। अगला पॉइंट है एस्टेरॉयड्स टिपिकली डोंट हैव टेल्स। जो ये एस्टेरॉयड्स हैं इनके पूंछ नहीं निकलती है जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं, जबकि कॉमेट्स जब जब सूर्य के पास से गुजरेंगे वो सब्लिमेशन ऑफ देयर आइसी कंपोनेंट्स, तो जो उनका जो बर्फ का जो तत्व है वो सब वेपराइज होके पीछे छूटता चला जाएगा। ये जो एस्टेरॉयड्स हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इनकी रचना उसी समय हुई थी, उत्पत्ति, जिस समय हमारे सोलर सिस्टम के बाकी ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हो रहा था। तो जब हम एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करते हैं तो हमको ये क्लियर होता है कि सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और अगर सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हम समझ जाएं तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति भी सही से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक समझ नहीं चुके हैं, लेकिन होता क्या है कि समय समय पर दूसरे वैज्ञानिक उनके सिद्धांतों को काटते रहते हैं, तब नए सिरे से खोज शुरू हो जाती है। चलिए आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मीटियोराइट, मीटियोर एंड मीटियोरॉइड। ये तीनों एक ही चीज है। हिंदी में इसे कहते हैं उल्का या उल्का पिंड। एक ही चीज है, बस अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम कह दिया गया है। ए मीटियोराइट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ मीटियोरॉइड। ये जो मीटियोराइट है ये छोटा होगा, वो मीटियोरॉइड मतलब उल्का है, ये उल्का पिंड है। यूजुअली ए पीस ऑफ एस्टेरॉइड और कॉमेट। जब एस्टेरॉइड अर्थात जो क्षुद्र ग्रह था या जो धूमकेतु था वो टूट जाता है तो वो मीटियोरॉइड या मीटियोराइट बन जाता है, और उसके बाद होता क्या है कि वो धरती की तरफ चल पड़ते हैं। क्यों चल पड़ते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और जैसे ही वो धरती की एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो वो एक जबरदस्त नजारा प्रस्तुत करते हैं, जिसको समय समय पर वैज्ञानिक और न्यूज में आती रहती है और लोग देखते हैं। Meteorites provides valuable insight into the composition of objects from space and are one of extraterrestrial material we can study directly. ये ऐसा माना जाता है कि जो कॉमेट से टूट के बनते हैं मेटियोर और मेटियोराइट्स, और उनमें से कुछ धरती तक पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं अभी उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, आकाशीय पिंड है, उन पर कैसा मटेरियल है, इसको पढ़ने के लिए, इसके अध्ययन के लिए ये जो मेटियोराइट्स और मीटियोराइट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात जो एस्टेरॉइड्स और जो मीटियोर टूट टाट के धरती की कक्षा की ओर बढ़ लेते हैं धरती की तरफ, उन्हीं को हम मीटियोर्स कहते हैं। ये देखिए एक ये चित्र बना हुआ है मीटियोर का। जब वो धरती की कक्षा में इंटर करते हैं तो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये कुछ आकार है उसका, और ये पीछे जल रहा है, बर्निंग। कैसे जल रहा है अभी बताते हैं आगे। अभी केवल चित्र देख लीजिए। इसे कहते हैं मीटियोरॉइड। मीटियोराइड मतलब उल्का, हिंदी में इसे कहते हैं उल्का। ए स्मॉल पीस ऑफ रॉक और मेटल इन स्पेस, ऑफन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एस्टेरॉइड्स और कॉमेट। पत्थर का या मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु से टूट के अलग हुआ है, उसे हम कह देंगे मीटियोराइड, उल्का। अगला है मीटियोर।
व्हेन मीटियोरॉइड इंटर्स अर्थ स्पेस, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण वो गर्म हो जाते हैं, और इतना गर्म हो जाते हैं कि जलने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि एक प्रकाश की एक लंबी सी लाइन के रूप में दिखते हैं। इनको हम मीटियोर कहते हैं। इनको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। आपने शायद शाहरुख खान वाली वो पिक्चर देखी होगी, शाहरुख खान और शायद रानी मुखर्जी की, जिसमें वो कहते हैं कि तारा टूटता हुआ देखा है, कोई विश मांगते हैं। वो तारा वारा टूटा वूटा नहीं था, वो शूटिंग स्टार ही था, अर्थात उल्का पिंड। जब उल्का पिंड हमको दिखता है तो वो चमकता हुआ एक लगता है कोई तारा चल रहा है चमकता हुआ, और वो कहते हैं कि उससे विश मांग लें तो वो विश जरूर पूरी होती है। पिक्चर का नाम इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, मीटियोराइट्स। इफ एनी पार्ट ऑफ मीटियोरॉइड सर्वाइव इट्स फायरी डिसेंट एंड रीचेस द ग्राउंड बिकम्स अ मीटियोराइट। अर्थात एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो कि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट से टूटा वो मीटियोरॉइड कहलाया। अगर वो धरती की पास से गुजरा और धरती के गुरुत्वाकर्षण बल में एटमॉस्फेयर में इंटर कर गया तो मीटियोर कहलाया। और अगर वो मीटियोर एटमॉस्फेयर में जैसे इंटर करता है तो जो हमारे वायुमंडल है उसमें लगातार जो गैसेज हैं, धूल है और जो कुछ भी तत्व हैं उनसे टकराता है, उनसे घर्षण होता है, जबरदस्त गर्मी उत्पन्न होती है, और गर्मी उत्पन्न होने के कारण वो भस्म हो जाता है, तो वो मीटियोर कहलाएगा। और कुछ जो बड़े आकार के मीटियोर होंगे जो धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद जलने के बाद भी थोड़े आकार के, छोटे आकार के धरती की सतह तक पहुंच जाते हैं, और धरती की सतह पर पहुंचने के बाद जिस जगह पर गिरते हैं वहां पर एक बड़ा गड्ढा कर देते हैं, उनको हम मीटियोराइट्स कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। वो सर्वाइव कर गए तो वो क्या कहलाएंगे, मीटियोराइट्स। अब आप समझ चुके होंगे मीटियोराइट्स, मीटियोर और मीटियोराइट में क्या अंतर है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे उस पर सर्वाइव कर गए अर्थ के एटमॉस्फेयर को, उनको क्या कहेंगे। चलिए हमारा आखिरी टॉपिक है इस उसमें डॉर्फ प्लैनेट्स, बौने ग्रह। अभी जब हम प्लूटो की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि 2006 में प्लूटो को ग्रह से बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था। तो द सेलेस्टियल बॉडीज दैट डायरेक्टली ऑर्बिट्स अराउंड सन बट नॉट एबल टू अचीव ऑर्बिटल डोमिनेंस, ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगा रहे हैं लेकिन अपने जो ऑर्बिट है, अपनी कक्षा में अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर पाते हैं। अर्थात समझिए ये सूर्य है और ये किसी ग्रह की कक्षा है, तो अगर ये मेरा रास्ता है तो किसी को और को इस पर नहीं आना चाहिए। अगर कोई और आएगा तो टक्कर हो जाएगी। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कोई चीज इस रास्ते में आने वाली है तो मैं उसको पहले ही अपनी ओर जो है आकर्षित कर लूंगा। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, वो अपनी ओर स्वयं खींच लेंगे, एक्सेप्ट नेचुरल सैटेलाइट। जो उनका प्राकृतिक उपग्रह है वो रास्ते में आ सकता है, वो चक्कर लगाएगा साथ साथ। तो अगर नेचुरल सैटेलाइट के अलावा कोई भी चीज कक्षा को काट रही है या बार बार इंटर कर रही है तो मतलब ऑर्बिट में उस ग्रह का डोमिनेंस समाप्त हो चुका है। डोमिनेंस समाप्त हो गया मतलब अब वो ग्रह कहलाने लायक नहीं रह गया। प्लूटो which was considered as planet but in 2006 International Astronomical Unit declared it as a dwarf planet। हमारे सौर मंडल में लगभग 9 सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनको डॉर्फ प्लैनेट माना गया है, उनमें से एक प्लूटो भी है। जब भी क्वेश्चन आएगा प्लूटो पर आएगा, बाकी 8 पे नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। एक और घटना है, खगोलीय घटना, जिसके बारे में जानना जरूरी है, मीटियोर और कॉमेट शावर। जब बहुत कोई कॉमेट टूट जाता है, बहुत ज्यादा कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो कुछ इस प्रकार की घटना दिखाई देती है, जैसे छोटे छोटे चमकदार कुछ बिंदु धरती पे गिर रहे हों। इनको हम मीटियोर शावर या कॉमेट शावर भी कहते हैं। इनको मीटियोर शॉर्म भी कहते हैं। मीटियोर शॉर्म, तीनों में से कुछ भी आ जाए समझ लीजिएगा
A large number of meteors enter Earth atmosphere in any particular region. ऐसा नहीं है पूरी पृथ्वी पे आ जाएंगे, किसी थोड़े से एरिया पे ये एंट्री करते हैं एंड लुक लाइक रेन ऑफ मीटियोर्स, ऐसा लगता है कि जैसे इनकी बारिश हो रही हो। सौभाग्य से अभी कुछ साल पहले मुझे भी ये मीटियोर शावर देखने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके लिए हम लगभग मुझे याद है 2 बजे रात तक जागे थे और छत पर बैठे रहे थे, क्योंकि न्यूज में पहले आ गया था कि 2 बजे से आपको इस दिशा में मीटियोर शावर दिखाई देगी। तो 2 बजे रात तक मैं और मेरे भाई बहन सब वही छत पे बैठे रहे थे। चलिए, इस जो हमारा टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है। जो इस पर एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं और वो सारे एमसीक्यू जो है हम अपने अगले वीडियो में सोलर सिस्टम पे लेके आएंगे और एक अच्छा कलेक्शन होगा क्वेश्चंस का। तो जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है वो अवश्य उस वीडियो को देख के वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अपने लेक्चर्स को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।